हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, है ना। आज आपको बताने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, जो हमने बताया था पहले हीट ट्रांसफ़र क्या था, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एक पार्ट था। ठीक है ना। इसी टॉपिक का एक पार्ट था हीट ट्रांसफ़र, जिसको हमने 5 वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लेकिन इसके पहले जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में मैंने बताया था पी इमिट इक्वल टू सिग्मा ए T4, है ना। जितना पावर इमिट करता है ब्लैक बॉडी उसको सिग्मा ए T4 हमने बताया था। ठीक है ना। तो उसमें मैंने एक बात बताना भूल गया था कि अगर नॉन ब्लैक बॉडी होगा, ये किसके लिए है, फॉर द ब्लैक बॉडी, ये है आपका ब्लैक बॉडी के लिए। अगर नॉन ब्लैक बॉडी होगा तो उसके लिए पावर इमिट कितना होगा। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। आपको मालूम है जो इमिसिविटी होता है वो होता है इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, मतलब नॉन ब्लैक बॉडी के बारे में बोल रहे हैं। ये क्या है, नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइड बाई क्या होगा, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। ये होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों के टेम्परेचर क्या होगा, दोनों के टेम्परेचर आपका सेम होगा। ये था आपका, है ना। तो अगर इमिसिविटी इक्वल टू ई अपॉन ई नॉट है, अगर इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा, पी इमिट डिवाइड बाई पी इमिट। ये किसके लिए होगा, फॉर द ब्लैक बॉडी के लिए होगा, और एक किसके लिए हो गया, फॉर द नॉन ब्लैक बॉडी के लिए होगा। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि एमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी यहाँ पे ई इक्वल टू पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी डिवाइड बाई पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो बताइए यहाँ पे जो होगा पी इमिट फॉर द नॉन ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, नॉन ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा बताइए। इसके लिए हो जाएगा पी इमिट नॉन ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पी इमिट फॉर द ब्लैक बॉडी, यही होगा, फॉर द ब्लैक बॉडी होगा। ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ये जो ई है आपका क्या एमिसिविटी, और पी इमिट ब्लैक बॉडी के लिए क्या आया था, सिग्मा ए T4, सिग्मा ए T4। तो आपको क्या मिल गया, जो पी इमिट हो गया फॉर द नॉन ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई सिग्मा ए T4, है ना, ई सिग्मा ए T4। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। यही होता है जो मैं बताना आपको भूल गया था। ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो इमिसिव पावर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4, T4 होता है ना। ये दोनों के लिए होता है, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉन ब्लैक बॉडी हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैटर क्या होता है, मैटर इज द सब्सटेंस, है ना, विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, है ना। तो इसको हम मैटर बोलते हैं, ये सबको मालूम है आपको। इसका जो थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल का मतलब हो गया हीट, क्या मतलब हो गया इसका, हीट, है ना। तो यहाँ हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब जो बेसिकली हम हीट के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, कि हीट के देने से क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि किसी भी मैटर का जो थर्मल प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है ना। तो किसी की भी मैटर में अगर हम हीट देते हैं तो उससे आपका टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, या कितने तरीके से हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है ना, उसका भी स्टडी हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में।
जिसको मैंने पहले बता चुका हूँ हीट ट्रांसफ़र में। तो हीट ट्रांसफ़र इज़ द पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसी का एक पार्ट है ना, जिसको हमने बता दिया है। चलिए अब शुरू से हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक देखते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिक क्या है। तो आपका हीट है, और जब हीट आ गया तो आपका टेम्परेचर भी आएगा, है ना। बताइए, अगर हीट है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे आएगा, टेम्परेचर, ठीक है। देखिए बेसिक पहले समझ लीजिए कि आपका हीट और टेम्परेचर में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। इसको हम देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है हीट और टेम्परेचर में। देखिए हमने इधर हीट लिखा है, तो हीट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। हीट को आप डिफाइन करते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। उसी टाइप से जो टेम्परेचर होता है इट मेजर्स द रिलेटिव, है ना, रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यही होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये होता है आपका, है ना। इट मेजर्स द रिलेटिव शब्द का हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मान लीजिए कि अगर आइस है आपके पास, अगर रूम पे रखे हैं, तो आइस का जो टेम्परेचर होगा कंपेयर टू द रूम, हम कंपेयर करेंगे रूम से, कुछ ज़्यादा ठंडा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ठंडा होगा, है ना। तो या आपके पास कोई आयरन का रॉड है वो ज़्यादा हीट है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है और जो रॉड का टेम्परेचर है ना, उस दोनों में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिवली जो हम यहाँ पे रिलेटिव का बात करेंगे कि कोई बॉडी जो है आपका कितना हॉट है और कितना कोल्ड है ना, ये मेजर कौन करता है, टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए अब इसका हीट का जो होता है, हीट को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से मालूम है, और टेम्परेचर को टी से। चलिए ठीक है, टी से करते हैं डिनोट इसको। इसका यूनिट क्या होगा, जूल होता है, जे बोलते हैं, और ऐसा क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको हम के बोलते हैं, ये सा यूनिट की बात करें, है ना। और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है इसका, और क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी भी होता है, और इसका क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है ना। ये क्या था, एसआई यूनिट की हम बात किए। दोनों क्या होगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है ना। आपको मालूम है कि क्या है, सब दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमें इसके लिए दो कॉन्वीनियंट फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, है ना। अपने सुविधा के अनुसार हम दो पॉइंट ले देते हैं, एक पॉइंट को हम बोलते हैं आइस पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं आपको स्टीम पॉइंट, है ना। उसी आइस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टीम पॉइंट के जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। चलिए तो हम दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट हमने लिया यहाँ पे। एक को बोल रहे हैं हम क्या, ये आइस पॉइंट है, और इसी को बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, इसी को बोल रहे हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऊपर होता है स्टीम पॉइंट, ये क्या है, स्टीम पॉइंट, इसी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लेते हैं, जो आइस पॉइंट है किसका, वाटर का, ये स्टीम पॉइंट किसका, वाटर का, ये कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कौन सा स्केल पे हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं सेल्सियस टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा स्केल और ले लें,
अगर हम दूसरा स्केल का और बात करें तो मान लेते हैं, एक लेते हैं हम फ़ारेनहाइट लेते हैं टेम्परेचर स्केल। तो फ़ारेनहाइट का जो आपका आइस पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है। तीसरा स्केल भी लेते हैं इसी में हम, अगर केल्विन ले लें हम, केल्विन, तो 273 होता है आइस पॉइंट और 373 होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये क्या होगा, केल्विन, ठीक है। देखिए जो ये आपका 3 टेम्परेचर स्केल को हमने लिया है, ठीक है। आप देखते हैं कि इस तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका रीडिंग पॉइंट, जो रीडिंग होगा उसको माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। यह होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कोई भी स्केल का अगर आप बात करेंगे, मान लेते हैं कि आप बात करते हैं सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का, हम सेल्सियस टेम्परेचर स्केल का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, रीडिंग पॉइंट आप क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सी लीजिए, आइस पॉइंट कितना ले रहे हैं, 0 होगा, देखिए आइस पॉइंट क्या है, 0 है, और स्टीम पॉइंट क्या है, 100 है, तो 100 लीजिए माइनस आइस पॉइंट। सिमिलरली अगर फ़ारेनहाइट का बात करें तो एफ माइनस क्या होगा, 32 होगा, 32 क्या है इसका आइस पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 212 माइनस 32 हो गया, इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू केल्विन में लेंगे तो क्या होगा, के माइनस 273 डिवाइड बाई 373 माइनस 273, ये हुआ, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो c अपॉन 100 इजकल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180 और k माइनस 273 माइनस ए मिलेगा 100। इसको लिख सकते हैं आप c अपॉन में 100 इजकल टू एफ माइनस 32, ये तो आपने लिख ही दिया है। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ए 5 होगा, ए 9 होगा और ये क्या होगा, 5 होगा। तो c अपॉन 5 इजकल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाई 5। यही आपको रिलेशन मिलेगा सी में, एफ में और के में, है ना। तो आप कोई भी आपका मान लीजिए कि अगर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है, उसको फ़ारेनहाइट में निकालना है या केल्विन में निकालना है, तो सिंपली इस फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में और सेल्सियस स्केल के बीच में, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए, अगर आप ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस पे हम क्या दिए हैं, इधर दिए हैं टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब ये आपका है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, और दूसरा जो आपके पास होगा इधर, ये टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये फ़ारेनहाइट हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 0 है तो ये 32 है, ये क्या है 32 हो गया, और इधर क्या होगा आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या बोला, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को, आपका सेल्सियस स्केल वर्सेस क्या है फ़ारेनहाइट स्केल, है ना, तो इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ आपका तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर एक एक्सिस पे आपने सेल्सियस लिया, इसको सी बोलिए, और आपने वाई पे क्या लिया है फ़ारेनहाइट, तो सी एफ, इसका एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ क्या है, ये आपका सी है, ये क्या है इधर एफ है, सी एफ होगा यहाँ पे, ये वाली पॉइंट क्या होगा सी एफ, है ना। सी एफ एक्सिस पे क्या लिया हमने, सी को लिया है और वाई पे एफ को लिया है। तो
ये आपका जो डायग्राम है ये है सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट का क्या ग्राफ है। सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल क्या रिलेशन है वहाँ, उसको हमने तो आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल का जो ग्राफ होगा है ना, वो कैसा होगा। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका थर्मल एक्सपेंशन, है ना। इसमें हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन आपका क्या होता है। ठीक है, अच्छा उसके पहले हम देख लेते हैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, इससे पहले देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, अगर आपका एट द लो डेंसिटी पे एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो गैस जो एक्सपेंड करते हैं करीब करीब सब इक्वल करते हैं, है ना, एट द लो डेंसिटी। ठीक है, तो जो आपका एक होता है इसमें बॉयल्स लॉ, क्या होता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर टेम्परेचर आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, एट दी टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वही टाइप से चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है ना, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वी बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वी बाई टी आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, कौन बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। एट दी लो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर दोनों को कंबाइन कर दे, है ना, इस बॉयल्स लॉ और चार्ल्स को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मिल जाएगा पी वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है, यही आपको क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होगा। ठीक है ना, मतलब पी वी बाई टी इक्वल टू एन आर, वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी को बोल सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन एट द लो डेंसिटी और एट द लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आपको मिलेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन नंबर ऑफ मोल, आर क्या है, ये आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए ये आर की बात कर रहे हैं हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होता है 8.31 यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल, यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, ये होगा आपका आर का वैल्यू, आर का वैल्यू होगा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपका है आइडियल गैस इक्वेशन, जो बताता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, सो आपको याद रखना है पी वी इक्वल टू एन आर टी एज द लो डेंसिटी, और बोलिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका थर्मल एक्सपेंशन। क्या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। थर्मल एक्सपेंशन, देखिए अगर टू इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, है ना, अगर आपको इंक्रीज कराना है किसी बॉडी का डायमेंशन, है ना, तो क्या होगा, आपको उस बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको मालूम है जब हम किसी बॉडी में अगर हम हीट देते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, और अगर उसको हम कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो टू इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, है ना, अगर आपको किसी बॉडी का डायमेंशन को इंक्रीज करना है ना, बाय वर्च्यू ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपका क्या होगा, आपका डायमेंशन भी इंक्रीज करेगा, है ना। तो इसको बोल सकते हैं
to increase the dimension of the body due to the increase in temperature is called थर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन होगा। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो जब किसी बॉडी का जो डायमेंशन अगर इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि आप यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आपका क्या होगा? आपका डायमेंशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो थर्मल एक्सपेंशन है 3 टाइप का है। एक को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन, तीसरे को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। 3 टाइप्स ऑफ है। पहला को बोलते हैं क्या? लीनियर एक्सपेंशन। दूसरे को बोलते हैं हम क्या? एरिया एक्सपेंशन। और तीसरे को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर किसी बॉडी के लेंथ में टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज करता है, आपके पास कोई बॉडी है और आप उसको टेम्परेचर को बढ़ाए और बॉडी का डायमेंशन में जो इंक्रीज हुआ, डायमेंशन का मतलब यहाँ पे लेंथ, अगर लेंथ में उसका इंक्रीमेंट हुआ तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम, अगर उसका एरिया चेंज कर गया, उसका जो डायमेंशन है, एरिया का डायमेंशन में चेंजिंग आ गया, तो क्या बोलेंगे? एरिया एक्सपेंशन। और अगर बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर गया, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड द वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट वन लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। चलिए अब हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है ना, फिर एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहले देखते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन में अगर कोई बॉडी का, है ना, लेंथ में इंक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ जो चेंज इन लेंथ होगा डिवाइड बाय लेंथ जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ना। कोई भी बॉडी है अगर आप उसका लीनियरली अगर वो इंक्रीज करता है, कोई रोड ले लीजिए, इसको आपने टेम्परेचर दिया, है ना, तो क्या हुआ? टेम्परेचर देने के बाद इसका मान लेते हैं कुछ, इसका ए इंक्रीज कर गया। ठीक है, ए पार्ट आपका इंक्रीज कर गया, ए वाला पार्ट। तो ये जो डेल एल है अपॉन में ए क्या? ओरिजिनल लेंथ एल है। ये डेल एल कब है? जब आपने इसका टेम्परेचर को डेल टी कर दिया, है ना, डेल टी से इंक्रीज करा दिया। इनिशियली क्या था? एल टी पे था, टी प्लस डेल टी हुआ टेम्परेचर, तो डेल टी पे कितना चेंज कर गया? डेल एल, इसका डायमेंशन चेंज कर गया, मतलब इसका लेंथ चेंज कर गया। तो जो आपका रेशियो होगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है तो हमेशा आप यहाँ पे बात करेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है ना। तो डेल एल अपॉन एल यहाँ पे अल्फा डेल टी आएगा। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है ना, ये होगा। सिमिलरली अच्छा, यहाँ से आपको अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? डेल एल अपॉन एल, ये आएगा नीचे डेल टी। तो ये अल्फ़ा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फ़ा जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है उसको डिफाइन कैसे करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे टू इंक्रीज द लेंथ, है ना, इसको आप डिफाइन करेंगे। अल्फ़ा को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, या बोलिए इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ
पर यूनिट लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही क्या होगा आपका टेम्परेचर, है ना, यही क्या होगा आपका अल्फ़ा होगा। जितना आपका लेंथ इंक्रीज करेगा पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। अल्फ़ा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा अल्फ़ा का, तो एल है, एल तो कुछ नहीं, क्या हो गया, अल्फ़ा का यूनिट हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, ये होगा, है ना, यही आपका यूनिट होगा। क्या होगा, इसको लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, है ना, यही आपका क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है। चलिए उसी टाइप से हम देखते हैं एरिया एक्सपेंशन। तो एरिया एक्सपेंशन में क्या होगा आपका, एरिया एक्सपेंशन में आपका होगा कि मान लीजिए एरिया एक्सपेंशन था, तो हम देख रहे हैं एरिया एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो जितना आपका एरिया चेंज करेगा पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कोई एक बॉडी ले लीजिए, इसमें जो आपका बॉडी है इसका एरिया जो चेंज करेगा, है ना, हीट आप डेल्टी सप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया जो चेंज करेगा आपका, है ना, कौन सा वाला पार्ट, ए वाला पार्ट जो चेंज कर रहा है, ए वाला, है ना, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, एक्सपेंड किया बाहर वाला पार्ट, है ना, तो जो चेंज इन एरिया हुआ ये क्या है, डेल ए है, ठीक है ना, ये क्या है, डेल ए है। तो डेल ए अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा डेल ए अपॉन ए इजकल टू बीटा डेल टी होगा। इस बीटा को बोलेंगे, इस बीटा को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बताइए। तो बीटा इजकल टू यहाँ पे क्या होगा, डेल ए अपॉन ए डेल टी हो जाएगा, बताइए यही होगा, कैपिटल टी देंगे यहाँ पे, टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बीटा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बीटा को डिफाइन करेंगे टू इंक्रीज, या इसे लिखिए इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट, इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे आप, इसी को आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए इसका यूनिट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, डेल ए है, डेल ए कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, ये होगा, और पर केल्विन, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से आपका है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन, मान लीजिए आपके पास कोई एक क्या है, क्यूब है, मान लेते हैं कोई आप क्यूब लेंगे आप, ठीक है, कोई आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब या क्यूबाइड जो भी होगा, है ना, आप लेंगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम जो एक्सपेंशन होगा इसमें क्या होगा कि आपका अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे
तो उसका वॉल्यूम चेंज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो अगर आप देते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से होगा, ये भी कुछ इंक्रीज़ करेगा, इधर भी कुछ इंक्रीज़ करेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। बताइए, तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसमें जो होगा डेल वी अपॉन, ये जो दिख रहा है पार्ट ना, ये वाला, ये क्या है, डेल वी है, ठीक है ना। डेल वी अपॉन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम बटे में वॉल्यूम, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डेल वी अपॉन वी दिस वन, तो डेल वी अपॉन वी इजकल टू क्या होगा, गामा डेल टी होगा, और गामा इजकल टू क्या होगा, डेल वी अपॉन वी डेल टी होगा। बताइए, ये आपको मिल गया। यहाँ पे गामा को कैसे डिफाइन करेंगे, गामा क्या है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, या पर बोल सकते हैं पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये होगा, ठीक है। जितना इंक्रीज करेगा वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलेंगे, गामा। गामा को क्या बोलते हैं, गामा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, यही होगा आपका। बताइए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका वही होगा, वॉल्यूम कैंसिल तो डेल टी बचेगा, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, ये क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। नाउ हम चलते हैं, इस तीनों में रिलेशन क्या है, ठीक है ना, इस तीनों में क्या रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा में, है ना, इसको देख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको मालूम था डेल एल अपॉन एल इजकल टू अल्फ़ा डेल टी था, तो यहाँ से डेल एल इजकल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ इजकल टू एल अल्फ़ा डेल टी होगा, ठीक है। सिमिलरली डेल ए अपॉन ए इजकल टू क्या है, बीटा डेल टी है, तो डेल ए इजकल टू क्या होगा, ए बीटा डेल टी होगा। सिमिलरली डेल वी अपन में भी था, इजकल टू क्या था, गामा डेल टी था, तो आपको यहाँ पे डेल वी इजकल टू क्या होगा, गामा भी डेल टी, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। इसको हमने डिराइव किया था, इसका इस तीनों का इक्वेशन का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक आप स्क्वायर ले लीजिए, एक स्क्वायर ले लिया हमने, इसके लेंथ को हमने एल बोला, तो एरिया क्या हुआ, एल स्क्वायर, तो चेंज इन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2l dl, ये होगा 2l dl होगा, इसको कैपिटल ले लेता हूँ, एल स्क्वायर, तो 2l dl हो गया, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से ए बीटा डेल टी, 2l dl का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, एल अल्फ़ा डेल टी, ये हो गया। एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर बीटा डेल टी प्लस 2l स्क्वायर अल्फ़ा डेल टी से डेल टी कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा इजकल टू क्या हो गया, 2 अल्फ़ा, बीटा इजकल टू क्या हो गया, 2 अल्फ़ा। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है ना,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि कोई क्यूब लेते हैं यहाँ पे है ना, कोई आप क्यूब ले लीजिए, यहाँ पे कोई क्यूब है, अब इस कोई क्यूब ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो उसका मान लेते हैं कि एक साइड जो है एल है, ठीक है ना, एल है, इसको भी हम कैपिटल एल बोल देते हैं, एल है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यू। तो देखिए वी इजकल टू एल क्यू होगा, अगर वी इजकल टू क्या है एल क्यू, तो डी वी इजकल टू क्या होगा 3L² डी एल होगा। सिंपल सी बात है। डी वी का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, गामा वी डेल टी इज इक्वल टू 3L², डेल का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए एल अल्फ़ा डेल टी, है ना, डेल। तो ये ऐसा है, तो ये हो गया गामा भी, तो गामा है, वी का वैल्यू कितना है देखिए एल क्यू, तो एल क्यू पुट कर दिए, डेल टी हो गया 3L² एल के एल क्यू अल्फ़ा डेल टी कैंसिल, है ना, और एल क्यू कैंसिल, क्या होगा गामा इजकल टू 3α। तो हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो 3 टाइम्स है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। ठीक है। तो ये आपस में आपको रिलेशन मिल गया कि बीटा इजकल टू 2α और गामा इजकल टू 3α हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए, अगर लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हुआ, जो लीनियर एक्सपेंशन है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, या कोफिशिएंट ऑफ आपका एरिया एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डिपेंड करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, है ना, जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, और आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। जैसे आपका जो कॉपर है, कॉपर, और अगर आप ये लेते हैं लेड लेते हैं, ठीक है ना, तो जो कॉपर में सेम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, कॉपर जो एक्सपेंड करेगा 5 टाइम्स टू द लेड करेगा एक्सपेंशन, है ना। तो वहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा कॉपर का, है ना, इसको ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, इस पे जो हमने बताया था अभी टेम्परेचर, उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं आपका, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसे मान लीजिए कि आपका था, जैसे आप मान लेते हैं कि आपका क्या था कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, मैं क्वेश्चन करना भूल गया, कन्वर्ट द 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट एफ एंड केल्विन, है ना। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा वैल्यू इसका, और के में इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है ना। कन्वर्ट द 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू, है ना, इनटू क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल फार्मूला, सी बाई क्या था 5 था, इजकल टू F - 32 अपॉन क्या था 9, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है 45 अपॉन 5, F - 32 अपॉन 9, ये 9 हो गया, कितना हो गया F का वैल्यू 81 प्लस 32, ये हुआ ना, देखिए 32 कितना हो गया 113 क्या हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। उसी टाइप से अगर आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए C अपॉन 5 इजकल टू क्या था K - 273 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो K इजकल टू क्या होगा, सीधा ऐड हो जाएगा 273 प्लस ए, सी का वैल्यू गिवन था हाउ मच 45 ले लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 45, ये कितना हो गया 318 केल्विन, है ना। ये आपको इसको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगर आपसे बोलता है कि सेल्सियस टेम्परेचर स्केल पे अगर आपका टेम्परेचर चेंज करता है 30 से 90, है ना, अगर सेल्सियस टेम्परेचर स्केल पे आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है 30 से 90,
तो सेम टेम्परेचर जो चेंज होगा वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होगा और केल्विन स्केल पे कितना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि अगर आपका सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर चेंज कर रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ जा रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट जो स्केल है उस पर कितना चेंज करेगा और केल्विन स्केल पे अगर इसको ले जाएं, है ना, तो कितना चेंज होगा। तो क्या करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है, 30 से 90 हो रहा है, मतलब कितना चेंज कर रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। देखिए आपको मालूम है कि अगर जो सेंटीग्रेड में था तो अगर 100 डिग्री का आपका चेंजिंग होता है सेंटीग्रेड में, तो फ़ारेनहाइट में कितना का चेंज होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का। आपने देखा था, जो हमने ग्राफ पे बताया था आपको, है ना। तो चेंज जो हो रहा था, क्योंकि लो जो आपका आइस पॉइंट था इसका 32 था और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट था 212 फ़ारेनहाइट था, है ना। तो जो इसके स्केल पे जो चेंजिंग था कितना था 180 का, वही आपका जो सेल्सियस स्केल पे चेंज था, है ना। तो सेल्सियस स्केल पे चेंजिंग था, नीचे था आपका 0 डिग्री फॉर द आइस पॉइंट एंड 100 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज कितना था स्केल पे 100 हो गया। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज है किस पे सेल्सियस स्केल पे, तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज है किस पे फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो 1 डिग्री जो होगा चेंजिंग सेल्सियस पे इस पर कितना हो जाएगा बताइए 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर चेंज हो रहा है 60 का, तो ये कितना चेंज होगा 1.8 इंटू 60 फ़ारेनहाइट, है ना। तो कितना जगह देख लीजिए, ये 10 चेंज हो गया 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जब सेल्सियस स्केल पे 60 डिग्री का चेंजिंग होगा तो फ़ारेनहाइट पे 108 डिग्री का चेंजिंग हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये इंपॉर्टेंट है कितना चेंजिंग हो रहा है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है सेल्सियस स्केल पे, तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 चेंज होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अब देखिए अगर केल्विन की बात करेंगे तो क्या होगा, केल्विन में अगर 100 डिग्री चेंज कर रहा है सेल्सियस पे, तो केल्विन में कितना कर रहा है 100 केल्विन कर रहा है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेगा तो केल्विन में भी 1 केल्विन चेंज करेगा, है ना। तो बताइए 60 डिग्री अगर चेंज कर रहा है सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन स्केल पे भी क्या होगा 60 केल्विन ही चेंज करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को याद रखना है, ये वाला को और इसको, क्योंकि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका सेल्सियस स्केल जो है उस पर चेंज करेगा तो फ़ारेनहाइट पे 1.8 डिग्री चेंज करेगा। उसी टाइप से अगर सेल्सियस पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेगा टेम्परेचर, तो केल्विन पे 1 केल्विन चेंज करेगा टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका है थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका है कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखिए जो थर्मल स्ट्रेस होता है कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन का रॉड है, उसको आपने क्या किया कि उसको फिक्स कर दिया दोनों साइड, है ना, इसी रिजिड सपोर्ट लगा दिया दोनों साइड से। जब उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो एक्सपेंड नहीं करेगा, है ना, उसको प्रिवेंट करेगा एक्सपेंड करने से, क्योंकि आपने रिजिड सपोर्ट लगा दिया। जब रिजिड सपोर्ट आपने लगा दिया तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या होगा थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, और थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो आप रॉड में थर्मल जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसे क्या बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ जो थर्मल स्ट्रेस होगा, थर्मल स्ट्रेस जो होता है इसका मतलब हुआ टू प्रिवेंशन द एक्सपेंड इन लेंथ, है ना, टू प्रिवेंशन द एक्सपेंड इन लेंथ, टू प्रिवेंशन द थर्मल एक्सपेंशन बोलिए, प्रिवेंशन द थर्मल एक्सपेंशन। क्यों ये थर्मल एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रहा रोक रहा है, ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट। क्या लगाया आपने रिजिड सपोर्ट लगा दिया।
जब रिजिड सपोर्ट लगा देंगे क्या होगा, वो इसको चेंज होने नहीं देगा, है ना, उसको थर्मली एक्सपेंड होने नहीं देगा। मान लीजिए ऐसे अगर कोई रॉड होगा, इसको आपने ऐसे लगाया है, इधर क्या रिजिड सपोर्ट लगा हुआ है ना, इसका अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, है ना। तो टू प्रिवेंशन द थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट, है ना। तो इसकी वजह से जो थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना, और थर्मल स्ट्रेन किस में डेवलप हो जाएगा, आपका जो आपने रोड वहाँ पे लगाया क्या होगा, वहाँ पे थर्मल स्ट्रेन होगा, उसकी वजह से जो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या होगा, टू प्रिवेंशन द थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट, है ना, द स्ट्रेस डेवलप्ड in the rod or in the body is called the thermal stress, ये है ना। ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट के कारण से क्या हुआ कि आपका उसमें एक आपका सेटअप हो गया, क्या सेटअप हो गया, थर्मल स्ट्रेस, है ना। सो टू प्रिवेंशन द थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट द स्ट्रेस डेवलप इन द बॉडी इज कॉल्ड द, क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। देखिए थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मालूम है कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है, ये हुक्स लॉ में आप पढ़े होंगे, है ना। तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन आपका, ठीक है। तो अगर आपसे स्ट्रेस बोलेगा और यहाँ पे क्या होता है, एक आता है कांस्टेंट से बोलते हैं वाई, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर लीनियरली चेंज हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यह है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा स्ट्रेस निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप, स्ट्रेस निकालने के एफ इक्वल टू गामा डेल एल अपॉन में एल करेंगे, और आपको मालूम है कि डेल एल बाई एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा डेल टी होता है, ठीक है ना। तो डेल एल अपॉन एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गामा अल्फ़ा डेल टी, है ना। तो आपका जो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गामा अल्फ़ा डेल टी, सॉरी गामा नहीं, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी ये क्या है, वाई है, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना, और ये और डेल टी क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन हो और आपको अल्फ़ा गिवन हो, डेल टी गिवन हो, तो आप थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, है ना। तो थर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला हो गया, क्या मिल गया आपको, वाई अल्फ़ा डेल टी, ये मिल जाएगा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे फोर्स पूछेगा थर्मल स्ट्रेस तो क्या करेंगे, एरिया को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको थर्मल स्ट्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक स्टील का रॉड है ना, उसका एरिया क्या है, गिवन है, लेंथ 5 मीटर है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन है कि एक स्टील का रॉड है, ठीक है ना, कुछ ऐसा स्टील का रॉड है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। इस स्टील का वाई भी दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अल्फ़ा का भी वैल्यू गिवन होगा, अल्फ़ा का भी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। अल्फ़ा का वैल्यू आपका अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लीजिए कि आपका स्टील है तो क्या होगा 1.2 × 10⁻⁵, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये अल्फ़ा होगा, है ना। अल्फ़ा का वैल्यू भी आपका गिवन है। तो आपसे अगर पूछेगा कि थर्मल स्ट्रेस क्या होगा तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। तो थर्मल स्ट्रेस अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो रॉड है स्टील का, इसमें आपका कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा।
तो देखिए अगर एक स्टील का रॉड है उसको आपने रिजिड सपोर्ट लगा दिया, दोनों साइड से क्या लगा दिया, रिजिड सपोर्ट लगा दिया। जब ये 10 डिग्री टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट होगा, है ना, क्योंकि ड्यू टू द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने अभी बताया कि जो आपका थर्मल स्ट्रेस होता है इज इक्वल टू होता है वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, और डेल एल अपॉन एल होता है ना। और ये जो वाई है और डेल एल अपॉन एल इजकल टू क्या बताया हमने, अल्फ़ा डेल टी, है ना। मैंने आपको बताया था डेल एल अपॉन क्या होता है, अल्फ़ा डेल टी। ये फार्मूला है आपका, है ना, इसको पुट कर दीजिए। तो ये थर्मल स्ट्रेस आपको निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 2 × 10⁻11 इंटू आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। अल्फा का वैल्यू गिवन है हाउ मच, 1.2 × 10⁻−5, वेरी गुड। और चेंज इन टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे, 10 कर देंगे, क्योंकि देखिए चेंज इन टेम्परेचर है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, एक ही बात है। एक ही बात क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि C/5 इजकल टू K-273 अपॉन क्या होता है 5, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल, तो C इजकल टू होता है K-273, ठीक है ना। और इसको बोलिए K इजकल टू C+273, ठीक है ना। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, जितना आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में जितना होगा उतना ही क्या होगा, आप केल्विन में होगा, है ना। तो इसको याद रखना है आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्ट्रेस जो इसमें मिलेगा आपको, ये हो गया कितना 2.4 इंटू 10 पावर कितना हो गया 7, क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ही क्या होगा स्ट्रेस डेवलप होगा किस में, रॉड में, स्टील का रॉड में। अगर आपसे पूछ देगा कितना आपका फोर्स है ना, जो फोर्स होगा थर्मल फोर्स वो कितना होगा, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, फोर्स इजकल टू ये एरिया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.4 जितना आपका थर्मल स्ट्रेस है उसमें एरिया मल्टीप्लाई कीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻7 इंटू 10 इंटू 10⁻4 इजकल टू हाउ मच, 2.4 इंटू कितना हो गया देखिए 10⁻4, ये क्या होगा इतना न्यूटन, है ना। 2.4 10⁻4 न्यूटन क्या होगा, उसमें आपका फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आज यहीं तक बताते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे आपको थर्मोमेट्री क्या होता है, उसके अंदर आपका है आपका हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, और बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।